नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है अस्पताल में गौमांस की हिमायत। जी हां, बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है ये। दरअसल कोरबा के एनटीपीसी अस्पताल में एक ऐसी पर्ची बांटी गई है जिसमें गर्भवती महिलाओं को खून बढ़ाने के लिए बीफ खाने की, गौमांस खाने की सलाह दी गई है। फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ये दवा है डेक्सोरेंज, जो एनीमिया के मरीजों को दी जाती है और उसी के ब्रांडिंग ब्रोशर के तौर पर जो पर्चा बांटा गया है उसमें बीफ खाने की सलाह दी गई है। सवाल है कि ऐसा पर्चा बांटा कैसे गया जो बीफ की पैरवी कर रहा हो और अस्पताल प्रबंधन ने उसे बंटने कैसे दिया। सवाल यह भी है कि मामले के सामने आने के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो विवादित पर्चा है जिसमें गर्भवती महिला को गौमांस खाने की सलाह दी गई है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी की यह पर्ची कोरबा स्थित एनटीपीसी अस्पताल में सर्कुलेट हुई है। पर्चे में कंपनी ने गर्भवती महिलाओं को खून की कमी की स्थिति में बीफ लेने की सलाह दी है। पर्चे में डिटेल में और साफ शब्दों में गौमांस लेने का सजेशन दिया गया है। न सिर्फ गाय का गोश्त खाने बल्कि बीफ लीवर भी खाने की सलाह दी गई है। ये पर्चा एनटीपीसी अस्पताल में इलाज कराने गई गर्भवती महिलाओं को जब मिला तो लोग पढ़कर हैरान रह गए। अब अस्पताल प्रबंधन और एनटीपीसी ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ दिया है। एनटीपीसी प्रबंधन ने न सिर्फ ऐसे पर्चे को प्रमोट करने से इनकार किया बल्कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अस्पताल परिसर में इस तरह के पर्चे बांटे भी गए। ऐसा कोई पर्चा हम बांटते नहीं है और ये जो एलिगेशन है किसी एक दवा कंपनी को प्रमोट करना, ये कम्प्लीटली गलत है। इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। ट्रेस करने के लिए, इसका सोर्स ट्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां गौवध और गौमांस प्रतिबंधित है। ऐसे में बीफ की ब्रांडिंग करने वाला पर्चा बंटना सख्त हैरानी की बात है। इसे लेकर न केवल विश्व हिंदू परिषद बल्कि सियासी नेता भी आक्रोशित है। इसका हम तीव्र विरोध करते हैं और हम ये नहीं मानते कि ये गलती से हुई है, क्योंकि कोई अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी गलती कर सकता है। डॉक्टर जैसे जमात और मैनेजमेंट में बैठे लोग पढ़े लिखे और उच्च शिक्षित हैं और इस प्रकार की घटना निसंदेह शरारतपूर्ण है और शहर की शांतिपूर्ण फिजा में आग लगाने वाली बात है। इसमें तत्काल जिम्मेदार लोगों को बर्खास्त किया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए। देखिए, वैसे भी क्या बोलते हैं, हमारे प्रदेश में गौ हत्या बंद है और अगर कोई इस तरह से प्रोत्साहित करता है मतलब वो हत्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, गौ हत्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। निश्चित रूप से उसके विरुद्ध में कार्रवाई होना चाहिए और अगर किसी कंपनी ने, दवाई कंपनी ने दिया है तो इस प्रदेश में उस कंपनी का दवाई बिकने नहीं देना चाहिए। बीफ को लेकर देश का बहुसंख्यक समुदाय वैसे ही संवेदनशील रहा है। कई बड़े बवाल और विवाद इसकी वजह से हो चुके हैं। इसके बाद भी एनटीपीसी अस्पताल परिसर में अगर ऐसा पर्चा सरेआम हुआ तो ये न सिर्फ गंभीर चूक है बल्कि सवाल भी खड़े करता है कि कोई कंपनी कैसे मरीजों को इस तरह का गैर कानूनी पर्चा बांट सकती है। इसके लिए जितनी दोषी डेक्सोरेंज कंपनी है उतना ही एनटीपीसी अस्पताल प्रबंधन भी दोषी है। अभिषेक सूरी, IBC 24, कोरबा। तो वाकई में सवाल चूंकि काफी गंभीर है कि एक ऐसा प्रदेश जहां पर बीफ पर पूरी तरह से बैन है, गौमांस पर पूरी तरह से बैन है, उसके बावजूद भी एक ऐसा अस्पताल जो एनटीपीसी चला रहा है, लेकिन वहां पर गर्भवती महिलाओं के लिए एक पर्चा बांटकर यह सलाह दी जा रही है कि वो बीफ खाएं, यानी कि गौमांस का इस्तेमाल करें। पर्चा सामने आया तो उसके बाद अब विवाद की स्थिति बनी है। हालांकि प्रबंधन अब भी कह रहा है कि उन्हें नहीं पता कि पर्चा यहां पर कैसे बांटा गया, किसने बांटा। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह का पर्चा बांटने और कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी आती है तो क्या, किन आधारों पर वो इस तरह की चिकित्सकीय सलाह देती है। इस तरह के जो भी पर्चे बांटे जाते हैं उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है इससे पहले, और इसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है और अब क्या भूमिका आगे कानूनी तौर पर होनी चाहिए। इस तमाम सवालों के जवाब तलाशने के हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं जो कि आईएमए के सदस्य भी हैं और साथ ही कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा मामला निकल के सामने आया कि एनटीपीसी के अस्पताल है, वहां पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है डेक्सोरेंज दवा जो है वो एनीमिया की बनाती है
वहां उसके ये पर्चे जो बांटे जा रहे हैं, इसको लेकर पहली राय प्रतिक्रिया क्या आपकी? देखिए, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो सामान्यतः उनमें खून की मात्रा बहुत कम होती है, तो जो दवाई के रूप में आयरन टॉनिक दिए जाते हैं उसमें जो लौह तत्व होते हैं वो किसी न किसी रूप में हमें देने होते हैं शरीर में। तो ये बहुत कॉमन नॉलेज की चीज है चिकित्सकीय वर्ग में कि इसमें इस प्रकार के लौह तत्व मिलाने के लिए जो सम्मिश्रण दिया जाता है वो किसी प्रकार का खून का सम्मिश्रण होता है और लौह तत्व होते हैं, और पशु के जो लौह तत्व होते हैं वो बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन से युक्त होते हैं, तो ये डाला जाता है। ये जो दवा का नाम आप ले रहे हैं ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाली दवाओं में से एक है और बड़ा ब्रांड है। जी हाँ, और बहुत लंबे समय से विश्वसनीय ब्रांड है चिकित्सकों के बीच में। हालांकि ये सामान्य मरीज को नॉलेज नहीं होता है कि जो लौह का सम्मिश्रण दिया जा रहा है वो उसमें बीफ का अंश है। सामान्यतः चिकित्सक ये सलाह देते हैं कि जो डाइट में रिच क्वालिटी प्रोटीन और फॉलिक एसिड है वो लिया जाए। जब ये नहीं हो पाता है चिकित्सकों से तो वो खाने वाली गोली या पीने वाली दवा के साथ ये देते हैं। और एनटीपीसी के अस्पताल में इस प्रकार के पर्चे फार्मास्यूटिकल कंपनी का बंटना गैर कानूनी और अनैतिक तो है, लेकिन ये कॉमन नॉलेज है कि इसमें बीफ का खून का सम्मिश्रण होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि पर्चा बंटने को मैं सरासर गलत और लापरवाही मानता हूं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सवाल डॉक्टर राकेश साहब ये भी है कि बीफ को लेकर देश का बहुसंख्यक समुदाय वैसे ही बहुत संवेदनशील रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हो चुकी हैं। अखलाक जैसा एक मामला निकल के सामने आया था, एक छोटी सी अफवाह थी जिसमें आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि घर में बीफ था या नहीं था। खैर वो अलग विषय है, लेकिन उसका जिक्र करना यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि इतना संवेदनशील यह विषय है। और ऐसी स्थिति में महिलाओं को पर्चे बांटना और उसमें साफ तौर पर सीधा सीधा लिखना कि गौ का मांस या गाय का मांस या बीफ का इस्तेमाल महिलाएं करें अपने डाइट के लिए। जैसे आपने कहा कि दवाइयों में कहीं ना कहीं अंश होता है लेकिन उसकी जानकारी नहीं रहती, तो ये एक शब्द भी काफी आपत्तिजनक है। ऐसे में मेरा सवाल यहां पर यह भी बनता है कि कोई भी दवा कंपनियां आती हैं, अपने प्रचार प्रसार करती हैं, वो जब भी कोई चिकित्सकीय सलाह देती हैं तो वो सलाह जब दे रही है, वो अस्पतालों में बांट रही है, तो क्या इसके लिए कोई नॉर्म्स बने हुए हैं कि कोई भी कंपनी आती है अपनी सलाह देती है तो क्या उसके लिए कोई नियम कायदे बने हैं? देखिए, अस्पताल परिसर में किसी प्रकार का दवा का प्रचार करना अपने आप में अनुशासनहीनता, अनैतिक और गैर कानूनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जितनी भी दवाइयां फेज 3 स्टडीज के बाद मार्केट में आती हैं उनको फार्मास्यूटिकल काउंसिल जो रहती है राष्ट्रीय स्तर की, वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को और कंपोनेंट को मान्यता देती है। ये पूरी तरह मानव के लिए हानि रहित है, इसकी मान्यता मिलती है, उसके बाद ही ये मार्केट में आती है। जब बहुत ज्यादा एनीमिया हो जाता है महिलाओं को तो इस प्रकार की खाने के पीने के टॉनिक दिए जाते हैं, अन्यथा डाइट से सप्लीमेंट दिए जाते हैं। अब मेरा मानना यह है कि इस प्रकार के जो अंश रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, लेकिन चूंकि बहुत संवेदनशील मामला है धार्मिक रूप से, इसलिए इस प्रकार के प्रचार में इसको अधिक प्रचारित करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भावनाएं उभारने का काम जो रहता है वो एक गलत एंगल से किया जाता है, ये मैं मानता हूं। उसके अलावा चूंकि मैं ये भी है कि कंपनी को इजाजत जो मिलती है कि कोई भी कंपनी आए और इस तरह से बांटे। आपने कहा कि किसी भी तरह की दवा कंपनी अगर अपना प्रचार यहाँ पर किसी अस्पताल में कर रही है तो वो गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पे चिकित्सकीय सलाह भी उसमें है कि महिलाएं जो गर्भवती हैं वो कैसे कैसे डाइट लें, क्या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह की चिकित्सकीय सलाह है जो डॉक्टर्स के अलावा कहीं दी जा रही है। इसको लेकर भी क्या कोई अथॉरिटी है जो तय करे कि कौन किस तरह की सलाह दे सकता है या नहीं दे सकता है, या इस तरह की कंपनियां दे सकती है या नहीं दे सकती है? देखिए, इस प्रकार की डाइट की एडवाइस जो रहती है वो पैरामेडिकल वर्कर्स या चिकित्सक ही दे सकते हैं। ये पूर्णतः चिकित्सकीय सलाह है। ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के दायरे में इस प्रकार की सलाह देना नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्लास ए प्रोटीन और फॉलिक एसिड जो लिया जाता है वो अन्य डाइट के डाइटरी रेजिम में भी होता है, उसको भी लिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम गौ मांस का सेवन करें या उसकी सलाह दें, क्योंकि चूंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है इसलिए सबको सलाह दी जाए अन्य ऑप्शन के अवेलेबल होने के बाद भी, तो मैं इसको उचित नहीं मानता हूं।
ठीक है, ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है और बार बार कम से कम ये बात तो निकल के आए कि कोई भी दवा कंपनी अपने दवा का प्रचार किसी भी अस्पताल में नहीं कर सकती है। ये पहली बात तो गैर कानूनी है। दूसरी बात, वो अपनी प्रचार के दौरान एक पर्चे बांट रही है जिसमें चिकित्सकीय सलाह के रूप में गर्भवती महिलाओं को सीधे सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि वो आयरन की कमी को पूरी करने के लिए बीफ का खाएं, यानी कि गौ मांस खाएं। तो ये वाकई में बहुत आपत्तिजनक है और एनटीपीसी के अस्पताल में कोरबा में ये पर्चा बांटा जा रहा था, विवाद हुआ। हालांकि इसके बाद अभी भी प्रबंधन जो है अपने पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसमें चिकित्सा विभाग की क्या जिम्मेदारी बनती है, सरकार की, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है, कानूनी तौर पर अब आगे इसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता लगातार बने हुए हैं और साथ ही मेरे साथ में इस समय बिलासपुर से चिकित्सा प्रकोष्ठ बीजेपी के अध्यक्ष जुड़ गए हैं राघवेंद्र सिंह ठाकुर, उनसे भी मैं बातचीत करता रहूंगा। एक छोटा सा फिलहाल ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेहद गंभीर विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विषय दरअसल ये है कि कोरबा में एनटीपीसी के अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए कैसे पर्चे बांटे गए जिसमें साफ तौर पर एक फार्मा कंपनी की तरफ से ये लिखा गया है कि वो बीफ खाएं, यानी कि गौ मांस का इस्तेमाल करें अपने भोजन में। ये काफी विवादित विषय है और इस जैसे ही मामला निकल के सामने आया कि एनटीपीसी अस्पताल प्रबंधन अपने लगातार हाथ खींच रहा है और कह रहा है कि इस मामले को उनको लेना देना नहीं है, लेकिन ये इस तरह के पर्चे बांटे गए हैं और IBC24 लगातार पर्चा दिखा रहा है कि कितना ये संवेदनशील विषय है, क्योंकि लगातार बीफ को लेकर बड़े बड़े विवाद होते रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। और ऐसी स्थिति में इस तरह का पर्चा खुलेआम बांटना जिसमें एक महिलाओं को सलाह दी जा रही है कि वो बीफ खाएं, ये कितना जायज है और कानूनी प्रावधान इसमें क्या कहते हैं, चिकित्सकीय प्रावधान इसमें क्या कहते हैं, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता लगातार बने हुए थे और इस बीच हमारे साथ में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ठाकुर बिलासपुर से जुड़ गए जो कि बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला निकल के सामने आया है कि भले ही एनटीपीसी का अस्पताल है, केंद्र की जद में आता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर एक फार्मा कंपनी अपने प्रचार के लिए इस तरह की जो पर्चे बांट रही थी उसमें चिकित्सकीय सलाह में महिलाओं को यह कहा गया कि वो बीफ खाएं। इसका जिम्मेदार कौन है? चूंकि ये बहुत बड़ी गलती है, कोई बहुत बड़ा विवाद भी इससे पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो देखिए, जो वहां पे जो चिकित्सक है वो बिना देखे उस पर्चे को जो बांट रहे हैं वो सबसे पहले तो वो जिम्मेदार है इसका। रही बात वहां के प्रशासनिक CMHO और ये जो चीजें हैं उनके ज्ञान में ये चीजें आज आई है आपके माध्यम से, तो आज मेरी उनसे CMHO से बात हुई है, उन्होंने बोला कि इसकी पूरी जांच करा के हम कार्रवाई करेंगे। राघवेंद्र जी, उसके अलावा यहाँ पर एक बात यह भी है कि कोई भी कंपनी आती है, क्या उसे इस तरह का अधिकार है, कोई फार्मा कंपनी है, चाहे भले ही नामी कंपनी हो, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, MNC है, कि वो आए और अपनी दवाओं का प्रचार प्रसार सरकारी अस्पतालों में करे? क्या ये जायज है? जी नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। हमने तो जेनरिक दवाइयां बांटने के लिए प्रतिबद्ध किया हुआ है पूरे सारे को, और प्राइवेट तौर पे अपना लोगो लगा के वहां पे यदि वो इस तरीके से कर रहे हैं तो गलत बात है। उसके अलावा डॉक्टर राघवेंद्र, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि कोई भी ड्रग कंपनियां हैं वो आ रही हैं, वो अपना प्रचार नहीं भी कर रही हैं, लेकिन वो अगर चिकित्सकीय सलाह देना चाह रही हैं, जैसे कि ये जो एक पर्चा निकल के सामने आया कि बकायदा इसमें सलाह दी गई है कि गर्भवती महिलाएं क्या खाएं और क्या न खाएं, और वहीं पर ये एक बात का जिक्र है जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी है। क्या ड्रग कंपनियां इस तरह की सलाह दे सकती हैं, चिकित्सकीय सलाह? नहीं, देखिए, ड्रग कंपनियों का दायरा जो रहता है वो बिल्कुल नहीं दे सकती। मुझे बोलना है? हाँ, बोलिए डॉक्टर। देखिए, ड्रग कंपनियों का दायरा केवल दवाइयों तक सीमित है। वो डॉक्टर को दवा के बारे में ब्रीफ करें। डॉक्टर का ये डोमेन रहता है कि वो दवाइयों का असर का परीक्षण करे और उसके बाद अपने मरीज को यदि वो उचित समझता है तो उचित मात्रा में प्रिस्क्राइब करे। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका दायरा उसके बाद समाप्त हो जाता है। डॉक्टरों को दवा की ब्रीफिंग देने के बाद किसी प्रकार का मरीज से सीधा संपर्क उनका करना अनैतिक प्रैक्टिस के दायरे में आता है, और इस प्रकार के पर्चे बांटना चिकित्सकीय सलाह के, वो तो अनुशासनहीनता, प्रोफेशनल एथिक्स का उल्लंघन है। और अस्पताल परिसर में जो CMHO के अंडर में होता है, इस प्रकार का यदि घटनाक्रम हुआ है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन भी जिम्मेदार है। और बहुत सेंसिटिव मैटर का पर्चा यदि बटा है तो जिस कंपनी ने छापा है प्रिंटिंग प्रेस पर भी इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
डॉक्टर राघवेंद्र, आप क्या मानते हैं, किस तरह की कार्रवाई इस मामले में? चूंकि ब्रेक में जाने से पहले चूंकि आप जुड़े नहीं थे, हम यहाँ पे चर्चा कर भी रहे थे कि बीफ एक ऐसा मसला है जो देश का बहुसंख्यक समुदाय इससे बेहद संवेदनशील इस विषय को मानता है। छोटी छोटी बात को लेकर बड़े बड़े विवाद जो है हिंदुस्तान में हो चुके हैं अलग अलग जगह पर, उस विवाद पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये डरावनी वाली बातें हैं क्योंकि इस तरह की चीजें सिर्फ एक बीफ को लेकर पहले भी कई बार हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में यह बहुत बड़ा विवाद का रूप भी ले सकता है, लोगों की सेंटिमेंट्स को प्रभावित कर सकता है। ये एक बड़ा अपराध की श्रेणी में भी आता है और आप कह भी रहे हैं कि किसी भी ड्रग कंपनी को अधिकार नहीं है कि वो अपनी ड्रग्स का आके इस तरह से प्रचार प्रसार करे। क्या क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, चिकित्सकीय तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी क्या क्या कार्रवाई आपको लगता है कि होनी चाहिए? देखिए, जो चिकित्सक मान लीजिए वो अपने आप को बचाता भी है कि मैं इसको नहीं पढ़ पाया था या जो भी बातें हैं, तो वो गलत बात तो बोल रहा है, ये बात तो है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई कोई भी फार्मा कंपनी इस चीज को डायरेक्ट नहीं कर सकती, इन्वॉल्व हो सकती, डॉक्टर ही बोलेगा, तो यहाँ पे डॉक्टर तो ही की गलती मैं भी मानता हूँ। और सांप्रदायिकता वाली जो बात है, हम लोग इतने अच्छे स्टेट में रहते हैं, सौहार्दपूर्ण रहते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है, होना चाहिए इस चीज को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये गनीमत, जैसे आपने कहा कि शांत प्रदेश है बाकी प्रदेशों के मुकाबले, और यही वजह है कि शायद इतना पर्चे बंटने के बावजूद भी कोई इस तरह की विवाद की स्थिति नहीं आई। और हम भी यही निवेदन भी करते हैं कि कोई किसी तरह का कोई विवाद की स्थिति न आए, लेकिन उससे पहले कम से कम हम सतर्क जरूर हो सकते हैं, सजग जरूर हो सकते हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता, इन सब मामले में कानूनी पहलू क्या कहते हैं? इससे पहले भी क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं ध्यान दिया गया, और आगे जब ये मामला निकल के सामने आया इसके बाद क्या क्या होना चाहिए? देखिए, इसी प्रकार धार्मिक रूप से संवेदनशील मामले का चिकित्सकीय पहलू में उभरना मैं समझता हूं कि प्रदेश के लिए पहली घटना है। और इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की सांकेतिक कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार जो शरारत हुई है, मैं इसको शरारत ज्यादा मानता हूं लापरवाही के बजाय, तो जो शरारत हुई है वो आगे न हो और इस प्रकार का सेंसिटिव वाकया फिर से न हो, इसके लिए तुरंत कार्रवाई राज्य सरकार करे। और केंद्र सरकार के दायरे में आता ही अस्पताल, वहां यदि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की पहचान हो सके तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि जैसे कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो दवा का उत्पादन करती है, डेक्सोरेंज, जो भारत में 7वां सबसे बड़ा ब्रांड, हम चर्चा कर भी रहे थे, उसके अलावा कई बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो आती हैं, ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। इसमें इस विषय से इतर एक ऐसी विषय पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं जो बेहद गंभीर है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जहां सैंपलिंग की जाती है, ड्रग टेस्टिंग होती है, यहां पर आकर मुफ्त में दवाई बांटने के नाम पर अपनी टेस्टिंग करके वो निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी इन सब चीजों से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये भी एक गंभीर विषय है जो देखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम लोग फ्री में दवा ले रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं सैंपलिंग का शिकार हो जाते हैं, हम उस ड्रग टेस्टिंग का शिकार हो जाते हैं। ये भी चीजें कई बार निकल के सामने है। डॉक्टर राकेश, देखिए, आपने एक बहुत सेंसिटिव विषय के ऊपर ध्यान दिलाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ दवा तस्करी का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ से नकली दवाएं या इस प्रकार की दवाएं जो सामान्यतः बड़े शहरों में वर्जित हो चुकी हैं, एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, वो यहाँ से छत्तीसगढ़ के रास्ते उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगे हुए जिलों में जाती है। इस पे कार्रवाई करना जरूरी है। और एक्सपायर्ड ड्रग्स यदि ग्रामीण ले रहे हैं या प्रतिबंधित दवाएं ले रहे हैं या एमआर सैंपलिंग के नाम पे नीम हकीमों को दे रहे हैं, तो इस पहलू की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार यदि कड़ी कार्रवाई करना चाहती है तो इस पहलू को इस प्रकार की कार्रवाइयों में शामिल करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ ड्रग तस्करी के मामले में, दवाओं की तस्करी के मामले में बहुत बदनाम है, इसे रोका जाना जरूरी है। डॉक्टर राघवेंद्र, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा इस मसले पर कि क्या आप राय रखते हैं, क्या सोचते हैं कि इस तरह का जो मामला निकल के सामने आया बेहद संवेदनशील था, क्योंकि शांत प्रदेश है, लिहाजा उस तरह का रिएक्शन नहीं हुआ जैसा कि बाकी प्रदेशों में इस एक शब्द को लेकर होता है। ये गनीमत रही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसी स्थितियां बने। आप क्या मानते हैं कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए प्रशासनिक स्तर पर भी और बाकी स्तर पर भी? देखिए, मैं तो आज आपके चैनल में आने से पहले जब बात मुझे पता चला तो मैंने वहां के सीएमओ साहब से भी बात की और ये बात का संज्ञान लेने के लिए भी कहा, तो बोले बिल्कुल सर, तुरंत लेते हैं। और लोकल जिस डॉक्टर ने पर्चे बांटे, प्रिस्क्रिप्शन में एडवाइस किया उन्होंने, उनसे मेरी संपर्क हो नहीं पाई थी और मैं उनसे यही बात बोला कि आप पूरी जानकारी लीजिए
अच्छे से क्या कैसा था, रियल में बटा कि नहीं, क्या हुआ, एडवाइस हुआ कि नहीं, और यदि वो बात दोषी पाया जाता है, वो डॉक्टर जानबूझ के इस बात को उसने प्रेषित किया, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैंने खुद से अपने तरफ से बात बोला, और शासन में हमारे मंत्री जी को भी ये बात मैं जरूर बात बताना चाहूंगा वहां पे कल तक वो रिपोर्ट आने के बाद। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जरूरी और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। यही वजह है कि काफी गंभीर विषय था और IBS 24 ने इस मसले को उठाया, और आपने जैसे कहा है कि गंभीरता के साथ में जांच इस दिशा में की जाएगी और उसके सकारात्मक परिणाम निकल के सामने आए, ताकि आगे इस तरह की बड़ी गलती कम से कम देखने को न मिले। इस बात की उम्मीद करते हैं। आप दोनों स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स लगातार जारी रहेंगे। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।